गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन नॉलेज चैनल। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट बेनिफिट उठा सकें। तो पिछले क्लास में हमने स्टैंडर्ड 9 के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में स्टडी किए थे, जिसमें हम जाने थे कि फोर्स क्या होता है, फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, फोर्स कितना टाइप का होता है, और उसमें गैलीलियो ऑब्जर्वेशन के बारे में जाने थे और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में जाने थे। आज हम जानेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में जो सबसे पहले है उस पर थोड़ा ध्यान देना। एक क्या है, टर्म आता है मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड velocity of a body is known as momentum। एंड मोमेंटम क्या होता है कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज नोन एज मोमेंटम। तो यहाँ पे क्या होगा कि मोमेंटम इक्वल हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को m से और वेलोसिटी को v से। ये क्या होगा, p इक्वल टू m इंटू v हो जाएगा। उस कंडीशन में यहाँ पे अगर ऐसा यूनिट पूछता है तो मास को किस में मेजर करते हैं, kg में, वेलोसिटी को किस में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकेंड में। तो इसलिए ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड। इसका तुम्हारा स्केलर एक वेक्टर है तो वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो मोमेंटम होगा उसका ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड और क्वांटिटी तुम्हारा क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। इसी से रिलेटेड आता है। तो याद रखना कि मोमेंटम का वैल्यू कैसे चेंज होगा। तो वेलोसिटी अगर चेंज होगा तो मोमेंटम भी चेंज होगा, और वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे एक टर्म आता है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है कि द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स exerted on body and time taken is known as impulse। तो यहाँ पे जो impulse होगा वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, यानी जो impulse होगा वो क्या आ जाएगा, फोर्स इंटू टाइम हो जाएगा। तो फोर्स इंटू टाइम हो गया। तो इम्पल्स यानी यहाँ पे इम्पल्स इक्वल टू एफ इंटू टी। एक ये फॉर्मूला आ गया। ये कैसे आएगा कि जैसे इम्पल्स होगा तो एफ इक्वल टू, तो जानते हो कि मास इंटू एक्सेलरेशन, जो आगे प्रूफ करेंगे, यानी एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन और टी के जगह पे टी हो जाएगा। तो उस कंडीशन में इम्पल्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम। ये जो एक्सेलरेशन होता है क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, तो v माइनस यू बाई टी और इनटू टी। तो इसे क्या आ जाएगा, कैंसिल। तो उस कंडीशन में इम्पल्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम v माइनस एम यू। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ए फाइनल मोमेंटम हो गया, मोमेंटम। और ये तुम्हारा क्या आ गया, इनिशियल मोमेंटम। तो यही जो इम्पल्स होगा, यानी यही इम्पल्स इक्वल टू इम्पल्स इक्वल टू एक फोर्स इनटू टाइम और एक तुम्हारा क्या होगा, एम वी माइनस यू। तो इस कंडीशन में कह सकते हो कि इम्पल्स क्या होगा कि द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, यानी किसी बॉडी का जितना मोमेंटम चेंज हो रहा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इम्पल्स के इक्वल आ जाएगा। जैसे यहाँ पे दे दे कि ये बॉडी ऑफ मास 10 kg, a force is
exerted on body, then its velocity change 72 kilometer per hour to 90 kilometer per hour. Find impulse. यानी यहाँ पे क्या करना है, इम्पल्स का वैल्यू निकालना है। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा कि यहाँ पे एज वी नो डेट इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है कि दो चेंज इन मोमेंटम of a body. It means m equal to क्या, m v minus u। m के जगह पे क्या आ जाएगा 10, v के जगह पे क्या आ जाएगा कि फाइनल को v मानते हैं, तो यहाँ पे 90 इंटू 5/18 माइनस 72, तो यहाँ पे 5/18, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेना, तो 18 4 जा 18 5 जा, तो 25 में से 20 जाएगा, तो 10 इंटू 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 न्यूटन सेकेंड। क्योंकि यहाँ पे इसका अगर ऐसा यूनिट पूछेगा तो फोर्स का क्या आ जाएगा न्यूटन और टाइम का क्या आ जाएगा सेकेंड। तो इसका अगर यूनिट पूछेगा तो न्यूटन सेकेंड, और स्केलर एक वेक्टर है तो फोर्स क्या होता है वेक्टर, तो ये तुम्हारा वेक्टर 1 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमको क्या जानना है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे क्या होगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यानी अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मान लो कोई बॉडी है ए जिसका मास है mkg और इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा क्या है u है। अब इस पे 30 सेकेंड तक कोई फोर्स लगा, तो यहाँ पे ये बॉडी यहाँ पे आ गया, तो इसका मास तुम्हारा क्या रहेगा m ही रहेगा, लेकिन इसका फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, मान लो कुछ ना कुछ चेंज होगा तो वो तुम्हारा क्या है v है। तो उस कंडीशन में इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, तो जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा चेंज होगा। तो मोमेंटम किसके इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन किसके बारे में, तो मोमेंटम के बारे में बताया था। तो ये क्या होगा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, यानी यहाँ पे क्या होगा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल नेट फोर्स के, यानी जो मोमेंटम चेंज हो रहा है किसके इक्वल होगा, तो अप्लाइड एक्सटर्नल नेट फोर्स। नेट फोर्स का मतलब रिजल्टेंट फोर्स, कि उस पे 4-5 का फोर्स लग रहा है तो उसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज ऑफ मोमेंटम और बाय टाइम हो जाएगा। अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो जैसे यहाँ पे जैसे इसको मैथमेटिकली कैसे करेंगे, मैथमेटिकली जैसे मान लेना लेट ए बॉडी ऑफ मास mkg and
इनिशियल velocity is u, a force is exerted on body at t second, then velocity become v। यानी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मान लेना कि एक कोई बॉडी है जिसका मास जो है वो क्या है m kg है, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तुम्हारा क्या है v u है, u मीटर पर सेकेंड है। इस पे अगर कोई फोर्स 30 सेकेंड तक लग रहा है तो ये बॉडी यहाँ पे आया तो इसका मास क्या होगा m kg ही रहेगा, लेकिन फाइनल वेलोसिटी क्या होगा v मीटर पर सेकेंड हो गया। तो उस कंडीशन में फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और रेट कभी भी निकालते हैं तो किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो फाइनल में से इनिशियल में जाएगा। तो मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो m इनटू v माइनस m इनटू u, क्योंकि इनिशियल है, और बाई t। तो यहाँ पे m कॉमन आ जाएगा तो v माइनस u बाई t। यहाँ पे f तो ये m और v माइनस u बाई t इक्वल टू क्या होता है a। तो यहाँ पे f ये प्रोपोर्शनल आएगा, कांस्टेंट आएगा तो k m आ जाएगा। अगर इफ k इक्वल टू 1 तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा m आ जाएगा, यानी फोर्स क्या हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। इसका जो यूनिट होगा, यूनिट वो दो होता है, एक होता है ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन होता है, क्योंकि न्यूटन के आया है न्यूटन। और सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट क्या होता है, ये तुम्हारा डाइन होता है, यानी सीजीएस यूनिट क्या होता है डाइन। और यहाँ पे ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन होता है। और ये स्केलर है कि वेक्टर है, तो याद रखना ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब यहाँ पे रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, यानी रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन है। तो यहाँ पे जो यूनिट है वो दो टाइप का, एक है एसआई यूनिट और एक होता है सीजीएस यूनिट। तो एसआई यूनिट में क्या है न्यूटन है और सीजीएस में क्या है डाइन है। तो उस कंडीशन में ये न्यूटन का मीनिंग क्या हुआ कि जैसे F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास को केजी में, एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कहते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं न्यूटन भी कहते हैं। तो इसमें तो हमेशा क्या रहेगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में रहेगा, लेकिन जब इसमें आएगा तो सीजीएस में मास किस में रहता है ग्राम में, मीटर है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, और टाइम तो सेकेंड में रहता है, तो इसमें क्या होगा ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी से ग्राम में मल्टीप्लाई करेंगे, चेंज करेंगे तो 1000, मीटर से सेंटीमीटर तो ये 100। तो इसलिए 1 न्यूटन इक्वल टू 3 और 2 5, तो 10 के पावर 5 डाइन हो जाएगा। यानी 1 न्यूटन को अगर डाइन में चेंज करना है, यानी न्यूटन और डाइन में रिलेशन चाहिए, तो 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है 10 के पावर 5 डाइन होता है। उसके बाद अगर आएगा तुम्हारा डिफाइन 1 न्यूटन, तो जानते हो कि एज वी नो दैट F इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये 1 कब होगा जब मास क्या हो 1 kg और एक्सेलरेशन क्या हो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो उस कंडीशन में फोर्स क्या आ जाएगा 1 न्यूटन हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि व्हेन ए फोर्स इज exerted on a body of mass 1 kg and acceleration created due to force is 1 meter per second square, then force become 1 न्यूटन। यानी यहाँ पे अगर कोई 1 kg का ऑब्जेक्ट है और उस पे तुम्हारा क्या है वो एक फोर्स लग रहा है और उसके द्वारा उसका एक्सेलरेशन क्या आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, तो उस कंडीशन में जो फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा 1 न्यूटन के। यानी 1 kg मास पे अगर कोई फोर्स लग रहा है और उसमें एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहा है, तो उस कंडीशन का जो फोर्स होगा वो तुम्हारा क्या आ जाएगा 1 न्यूटन हो जाएगा। अब उस कंडीशन में यहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ, यानी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैसे आएगा। यहाँ पे क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यानी अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होगा F इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो m v माइनस u बाई क्या होगा t, तो F इंटू टी इक्वल टू क्या होगा m v माइनस u, ये ना होगा। अब उस कंडीशन में क्या होगा कि फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। कब तक, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। अगर एक्सटर्नल फोर्स लग जाएगा तो उस कंडीशन में उसका पोजीशन क्या होगा चेंज हो जाएगा। यानी यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे तो यहाँ पे अगर F इक्वल टू 0 आ जाएगा 0 न्यूटन, तो उस कंडीशन में क्या होगा 0 m v माइनस u, तो यह में इधर 0 हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल होगा v इक्वल टू u होगा। अब अगर यहाँ पे if बॉडी इज रेस्ट, यानी अगर बॉडी रेस्ट में है तो u इक्वल टू 0 होगा, तो v इक्वल टू भी क्या होगा 0 ही होगा। तो अगर if बॉडी इज रेस्ट देन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी बिकम 0, यानी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी इसका क्या हो जा रहा है 0 हो रहा है। यानी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, यानी अगर रेस्ट में है तो ये भी तुम्हारा क्या होगा रेस्ट में ही रह रहा है। अगर यहाँ पे एक बॉडी मूव विथ x वेलोसिटी, यानी अगर बॉडी अगर x वेलोसिटी से मूव कर रहा है यानी u इक्वल टू x, तो v इक्वल टू भी क्या होगा x ही होगा। तो उस कंडीशन में एक बॉडी मूव विथ x velocity then it maintain its velocity, यानी अगर एक कोई बॉडी है अगर x वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इस वेलोसिटी को क्या कर रहा है मेंटेन कर रहा है। तो यही तुम्हारा क्या होगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो किससे आ गया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऐसे आता है। तो इसमें आता है कि डिफाइन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड डिराइव द एक्सप्रेशन F इक्वल टू ma। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करके और F इक्वल टू ma जो मैथमेटिकल प्रूफ है वो कर देना। उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ
मोशन। तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, तो जैसे यहाँ पे जानते हो एज वी नो डेट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम और बाय टाइम, ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम है। यानी अगर मोमेंटम इंक्रीज होगा तो फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम डिक्रीज होगा तो फोर्स इंक्रीज होगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे इसमें फर्स्ट आता है ए केस ऑफ कैचिंग ए बॉल, प्लेयर स्ट्रेच their hand backward। यानी अगर कोई क्रिकेट प्लेयर है, जब वो कैच करता है तो अपने हाथ को क्या होता है, पीछे की ओर खींचता है। इसका रीजन क्या है, तो जब पीछे की ओर खींचेगा तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होगा, बढ़ेगा, जिससे फोर्स क्या होगा, कम लगेगा, तो आसानी से कैच हो जाएगा। लेकिन अगर आगे की ओर करके पकड़ता है तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होगा, घटेगा, तो फोर्स क्या होगा, अधिक लगेगा, तो उस पर हाथ से बॉल निकल भी सकता है। उसके बाद सेकेंड में अगर यहाँ पे एट द प्लेस ऑफ हाई जंप सेंट इज यूज, यानी जहाँ पे अगर हाई जंप या लॉन्ग जंप होता है तो जहाँ पे जंप करना रहता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, कुछ सैंड बिछा देते हैं। क्योंकि सैंड बिछाएंगे तो हमारा जो पैर होगा थोड़ा सा क्या होगा, अंदर की ओर जाएगा, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होगा, बढ़ेगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जिससे आसानी से हम जंप कर पाएंगे। लेकिन अगर वहां पे अगर हार्ड सरफेस रहेगा तो हमारा पैर थोड़ा क्या होगा, नीचे की ओर स्ट्रेच नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में ड्यूरेशन ऑफ टाइम घटेगा, तो फोर्स क्या होगा, अधिक लगेगा, जिससे हमारा बोन फ्रैक्चर भी हो सकता है। उसी तरह यहाँ पे while driving a vehicle seat belt is used, यानी जब किसी व्हीकल का हम ड्राइव कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, सीट बेल्ट का यूज करते हैं। तो इसका रीजन क्या है, तो सीट बेल्ट यूज करते हैं तो वो क्या होता है, हमको ये सीट बेल्ट क्या होता है, एक्सीडेंट आगे अगर अचानक होता है तो उसे प्रोटेक्ट करता है। तो कैसे करता है, तो अगर यहाँ पे क्या होगा कि अगर यहाँ पे अचानक अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा, क्योंकि ये सब एक्सीडेंट होता है अचानक होता है ना, कुछ 5 मिनट या 10 मिनट के बाद नहीं ना होता है, बहुत कम ड्यूरेशन में होता है। तो टाइम तुम्हारा कम रहेगा तो फोर्स क्या होगा, अधिक क्रिएट होगा, तो वो फोर्स इस सीट बेल्ट के द्वारा क्या हो जाएगा, मतलब वो सीट बेल्ट जो होगा हमको आगे की ओर मूव करने नहीं देगा, यानी वो सीट बेल्ट के द्वारा वो फोर्स क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, जिससे हमारा बॉडी क्या होगा, प्रोटेक्ट होगा। सीट बेल्ट नहीं रहेगा तो व्हीकल के फ्रंट पार्ट से हमारा फेस क्या हो सकता है, टकरा सकता है। उसके बाद इसी तरह यहाँ पे अगर मान लो 4 नंबर है कि while we throw a drink glass is break but in case of bullet from gun it make a hole। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे अगर कोई ब्रिक है, अगर उसको एक सेम साइज का एक ब्रिक है, सेम साइज का एक बुलेट होगा, दोनों को थ्रो करेंगे तो क्या होगा कि ब्रिक का जो स्पीड होगा कम होगा, जब स्पीड कम होगा तो मोमेंटम भी क्या होगा, कम होगा, तो फोर्स भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो वो जब सरफेस पे जाएगा तो उस सरफेस को क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेट करेगा तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन अगर बुलेट है तो बुलेट के पास क्या है, स्पीड अधिक है,
तो मोमेंटम क्या होगा, अधिक होगा, तो फोर्स भी क्या होगा, अधिक होगा। तो वो सरफेस को वाइब्रेट नहीं करेगा, उसको ब्रेक करके वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, अंदर चला जाएगा। उसी तरह जैसे जो परेड होता है किसी भी डिफेंस सेक्टर में, वो तुम्हारा जैसे ब्रिज को पास करता है तो वहां पे परेड को स्टॉप कर दिया जाता है, क्योंकि जब अचानक सबका जो स्पीड होगा, यानी सबके पैर का जो पैर का जो प्रेशर होगा अगर एक साथ रहेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, लार्ज अमाउंट में फोर्स क्रिएट होगा। और लार्ज अमाउंट में फोर्स क्रिएट होगा तो उस कंडीशन में वो ब्रिज जो होता है वो क्या हो सकता है, टूट भी सकता है। तो ये सब होता है। अब इस पे न्यूमेरिकल कैसे आता है, कि जैसे यहाँ पे मान लो जैसे इस पे न्यूमेरिकल कैसे आता है, तो जैसे यहाँ पे मान लो कि जैसे a body of mass 500 kg travel with speed 90 km/h. Brake is applied, then it stop after cover 100 meter. To find force exerted by brake. तो ब्रेक के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन में क्या होगा, ये बॉडी मूव 500 kg, तो मास क्या है 500 kg है। उस कंडीशन में मूव विथ स्पीड 90 km/h, ये 90, ये 5 बाई 18, 18 5 जा ये 25 मीटर/सेकेंड। ब्रेक इज अप्लाइड देन इट स्टॉप, तो v क्या आ जाएगा 0 आफ्टर कवर 100 मीटर, तो s क्या आ जाएगा 100 मीटर। तो उस कंडीशन में ये क्या करना है, निकाल देना है। तो डिस्टेंस दिया है लेकिन टाइम नहीं ना दिया है, तो बताए थे कि जब टाइम नहीं दिया होता है उस कंडीशन में हम कौन सा इक्वेशन लगाते हैं, तो v² = u² प्लस 2x। तो v के जगह पे क्या आ जाएगा 0, u के जगह पे 25 का होल स्क्वायर माइनस 2a और s की जगह पे 100। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 625 और माइनस 200 ये आ जाएगा। तो उस कंडीशन में माइनस 625 इक्वल 200 ये आ जाएगा। तो 25 8 जा 200, 25 2 जा 50 और ये 25 5 जा आ जाएगा। तो जो a का वैल्यू आएगा वो -25/8 मीटर/सेकेंड²। यहाँ पे माइनस क्या शो कर रहे हैं कि रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन मींस वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि जैसे ब्रेक है अप्लाई करें तो जाके क्या हो रहा है, स्टॉप हो जा रहा है। तो 90 km/h से वो 0 km/h पे आ गया ना, तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस है। अब यहाँ पे F इक्वल टू क्या होता है m, तो m की जगह पे क्या रखेंगे 500 और a की जगह पे -25/8, इतना क्या आ जाएगा न्यूटन आ जाएगा। ये तुम्हारा फोर्स निकल जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे कोई बॉडी है m1, इस पे अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो इसमें एक्सेलरेशन क्या आ रहा है 2 मीटर/सेकेंड² आ रहा है। अगर यहाँ पे कोई बॉडी है m2 और इस पे अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो ये 5 मीटर/सेकेंड² एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि दोनों बॉडी कंबाइंड हो रहा है और उस कंडीशन में m1 प्लस m2 यानी दोनों बॉडी कंबाइंड हो जा रहा है, और इस पे अगर 20 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तब कितना एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। तो उस कंडीशन में हमको कहीं ना कहीं से मास चाहिए तब ना एक्सेलरेशन निकलेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आएंगे F इक्वल टू क्या होगा ma, F की जगह पे 10, m की जगह पे m1 और a की जगह पे 2, तो 2 5 जा, तो यहाँ पे m1 के जगह पे क्या आ जाएगा 5 kg आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे F इक्वल टू ma, F की जगह पे
10, m की जगह पे m2 और a की जगह पे 5, तो 5 2 जा 10, तो यहाँ पे m2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 kg हो जाएगा। अब उस कंडीशन में यहाँ पे आ जाएंगे तो f इक्वल टू m में, तो f की जगह पे 20, m की जगह पे m1 प्लस m2 और इंटू a, तो यहाँ पे ये 20 आ गया, m1 प्लस m2 जो है तो यहाँ पे m1 की जगह पे 5 प्लस 2 इंटू a, तो यहाँ पे ये 20 आ गया और यहाँ पे 7 इंटू a, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a इक्वल टू 27/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो उस कंडीशन में तुम्हारा क्या आ जाएगा कि जो सोल्यूशन होगा वो 22/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अब इस टॉपिक पे यानी फोर्स पे, इंपल्स पे और मोमेंटम पे न्यूमेरिकल बनाना, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आएगा तो कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट तुम्हारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी नेक्स्ट क्या है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि अगर मान लो यहाँ पे कोई बॉडी है, यहाँ पे कोई बॉडी है और यहाँ पे कोई पर्सन है, उस कंडीशन में इसके द्वारा इस पे फोर्स लगा दे रहा है, ये बॉडी भी इस पे फोर्स लगाता है, तो लिविंग इसको हम कहते हैं एक्शन फोर्स और इसको हम क्या कहते हैं रिएक्शन फोर्स। यानी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे एक्शन फोर्स, और वो ऑब्जेक्ट हम पे फोर्स लगा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे रिएक्शन फोर्स। जैसे अगर मान लो इस बोर्ड पे हम फोर्स लगाए तो अगर केवल हमारा फोर्स लगता है और इस दीवार का फोर्स नहीं होता है तो दीवार को हम जैसे रोटेट करना चाहते थे वैसे रोटेट कर लेते थे, लेकिन ऐसा नहीं ना हो रहा है। तो हम फोर्स जो लगा रहे हैं तो वो भी क्या हो रहा है हम पे फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए वो तुम्हारा क्या हो रहा है रोटेट नहीं हो रहा है। अदरवाइज उसका कोई फोर्स नहीं रहता है तो वो तुम्हारा क्या होता है रोटेट हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे द्वारा फोर्स लगता है उसको एक्शन फोर्स कहते हैं, और जो बॉडी के द्वारा हम पे फोर्स लगता है उसको रिएक्शन फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है एवरी एक्शन फोर्स इज इक्वल एंड opposite to reaction force act on a body। यानी जो यहाँ पे एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड आपस में क्या होता है इक्वल होता है, लेकिन उसका जो साइन होता है वो अपोजिट होता है। यानी अगर एक्शन फोर्स पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन फोर्स क्या होगा नेगेटिव। यानी एक्शन फोर्स अगर 10 न्यूटन है तो रिएक्शन फोर्स क्या होगा -10 न्यूटन। अगर एक्शन फोर्स -50 न्यूटन है तो रिएक्शन फोर्स तुम्हारा क्या होगा +50 न्यूटन। और नोट में याद रखना कि एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स ऑलवेज act upon two different body। यानी जो एक्शन फोर्स होता है और रिएक्शन फोर्स होता है वो कभी भी सिंगल बॉडी पे नहीं लगता, हमेशा दो बॉडी के बीच में लगता है। जैसे यहाँ पे मान लो एक टेबल पे बुक रखे हैं तो टेबल के द्वारा बुक पे फोर्स लग रहा है और बुक के द्वारा क्या हो रहा है टेबल पे फोर्स लग रहा है, इसीलिए वो तुम्हारा क्या है टेबल पे प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे हमारे द्वारा इस पे फोर्स लग रहा है तो हम इस बोर्ड पे फोर्स लगा रहे हैं, बोर्ड पे क्या रहा है हम पे फोर्स लगा रहा है। तो हम अगर बोर्ड पे फोर्स लगा रहे हैं तो एक्शन, और बोर्ड हम पे फोर्स लगा रहा है तो रिएक्शन। तो एक्शन और रिएक्शन में क्या है हम और बोर्ड दोनों पार्टिसिपेट है ना, तो इसलिए यहाँ पे याद रखना कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स हमेशा दो बॉडी के बीच में लगता है और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है इक्वल होता है, लेकिन साइन तुम्हारा क्या होता है ऑपोजिट होता है। उसके बाद
इसका एप्लीकेशन क्या होगा कि जो वाल्किंग होता है, जो वाल्किंग होगा यानी जैसे हम लोग चलते हैं तो हम अर्थ पे फोर्स लगाए अपने पैर के द्वारा, तो अर्थ भी क्या हो रहा है हमारे पैर पे फोर्स लगा रहा है, इसलिए हमारा पैर तो मैंने क्या हो रहा है ऊपर की ओर आ रहा है। केवल अगर हमारा फोर्स डाउनवर्ड में रहता है, अर्थ का फोर्स इस पे नहीं लगता है, तो हमारा पैर तो मैंने क्या होता है ऊपर की ओर नहीं आता, तो ये आता है। उसी तरह यहाँ पे स्विमिंग होता है, स्विमिंग होता है। तो स्विमिंग में क्या होता है कि हम अपने हैंड से क्या हो रहा है पीछे की ओर पानी पे फोर्स लगा रहे हैं, यानी वाटर पे पीछे की ओर फोर्स लगा रहे हैं, तो वाटर भी हम पे क्या हो रहा है आगे की ओर फोर्स लगाता है, इसलिए हम क्या करते हैं स्विम यानी तैर पाते हैं। उसी तरह यहाँ पे ड्यूरिंग फायरिंग ऑफ गन bullet from gun, it gives us support। यानी यहाँ पे अगर किसी मतलब गन से अगर बुलेट का फायरिंग करते हैं तो उसको क्या करते हैं सपोर्ट कर देते हैं। जैसे गन अगर बुलेट को फोर्स लगा रहा है जिसके कारण आगे जा रहा है, तो बुलेट में क्या होता है गन पे फोर्स लगाएगा जिसके कारण पीछे आएगा ना, तो जो रिएक्शन फोर्स होगा वो सपोर्ट के द्वारा क्या हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा। अगर सपोर्ट नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है हम गिर भी सकते हैं। अब यहाँ पे आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे याद रखना कि ड्यूरिंग मोशन ऑफ ए बॉडी momentum neither be created nor be destroyed, it change one whole to another whole। यानी जो मोमेंटम होता है उसको नहीं क्रिएट कर सकते हो और नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो अगर यहाँ पे एक ट्रक है और ये भी एक क्या है एक ट्रक है, उस कंडीशन में इसका स्पीड मान लो 20 मीटर पर सेकेंड है, इसका स्पीड मान लो ये 40 मीटर पर सेकेंड है और ये भी सेम लाइन में जा रहे हैं। उस कंडीशन में क्या होगा कि कुछ यानी सेम लाइन में जा रहे हैं, तो कुछ देर के बाद क्या होगा ये ट्रक जाके इससे क्या होगा टकराएगा, तो टकराने पे क्या होगा कि इसका स्पीड थोड़ा सा कम होगा, इसका स्पीड क्या होगा बढ़ेगा। तो यहाँ पे अगर आफ्टर कोलिजन इसका स्पीड अगर 30 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है, यानी 10 मीटर पर सेकेंड क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। बट इसके लिए कंडीशन होता है कि सरफेस जो होना चाहिए वो तुम्हारा क्या होना चाहिए फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, यानी उसमें कोई भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए जो मोशन को क्या करे अपोज करे, जो कि पॉसिबल नहीं है लेकिन माना जाता है कि अगर फ्रिक्शन लेस है तो उस कंडीशन में कंडीशन को फॉलो करेगा। सेकेंड क्या होना चाहिए कि जो मास ऑफ बोथ बॉडी है वो भी तुम्हारा क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, यानी दोनों क्या होना चाहिए सेम कैटेगरी का ट्रक होना चाहिए तब पॉसिबल है। नहीं तो मान लो यहाँ पे अगर ये मान लो एक ट्रक है और यहाँ पे एक कार है, तो इसका जितना स्पीड कम होगा उस कार का स्पीड उतना जरूरी तो नहीं है कि उतना ये हो जाएगा, क्योंकि फोर्स तुम्हारा क्या है मास पे भी डिपेंड है। तो इसीलिए अगर दोनों का मास क्या हो सेम हो और सरफेस क्या हो फ्रिक्शन लेस हो, तो उस कंडीशन में फर्स्ट बॉडी का जितना मास डिक्रीज करेगा उतना सेकेंड बॉडी का मास तुम्हारा क्या होगा इंक्रीज करेगा। अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो उसको देखो जैसे यहाँ पे मान लो
let m1 and m2, let A and B are two body of mass m1 and m2 move with initial velocity u1 and u2। यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो बॉडी है ए और बी, इसका जो मास है वो m1 है और जो इनिशियल वेलोसिटी है उस पे तुम्हारे क्या है u1 है, इसका जो मास है वो m2 है और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तुम्हारा क्या है u2 है। अब यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर कोलिजन यानी दोनों आपस में टकरा गया, मास ऑफ बोथ बॉडी बिकम सेम। अब ये मत सोचना कि अगर दोनों बॉडी टकरा गया तो एक का मान लो व्हील निकल के और कहीं चला गया तो उस कंडीशन में मास चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे व्हील निकलने का बात नहीं कर रहा है, यानी टकराने के बाद उसका पॉइंट क्या हो रहा है, उसी में प्रेजेंट हो रहा है। तो मास ऑफ बोथ बॉडी क्या होगा, सेम होगा, बट वेलोसिटी चेंज v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है और उस कंडीशन में इसका मास क्या होगा m1 kg, इसका मास क्या होगा m2 kg और उस कंडीशन में इसका जो वेलोसिटी होगा वो v1 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, इसका जो वेलोसिटी होगा वो v2 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एवरी एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल बट अपोजिट इन नेचर, यानी साइन क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो जो यहाँ पे एफ ए बी होगा वो इक्वल होगा माइनस एफ बी ए के, यानी ए के द्वारा जितना बी पे फोर्स लग रहा है वो इक्वल होगा बी के द्वारा ए पे, लेकिन ये दोनों क्या होगा अपोजिट नेचर का, यानी पॉजिटिव से निगेटिव। और फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम। तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये क्या है कि ये के द्वारा बी पे फोर्स लग रहा है, तो ये के द्वारा बी पे फोर्स लग रहा है, तो इस पे तुम्हारा कितना फोर्स लगेगा तो इसका कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो फाइनल क्या होगा m1 v1, इनिशियल क्या आ जाएगा m1 u1 और बाई t इक्वल, यहाँ पे क्या होगा कि इसके द्वारा कितना फोर्स लग रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल ये m2 v2 माइनस m2 u2 यहाँ से और बाई t, t क्या आ जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा m1 v1 माइनस m1 u1 और इक्वल माइनस m2 v2 और प्लस m2 u2। उस कंडीशन में कि m1 v1 ये इधर आ जाएगा तो क्या होगा m2 v2 ये इधर जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2। ये कंडीशन क्या होगा, ये तुम्हारा क्या आ रहा है फाइनल मोमेंटम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है फाइनल वेलोसिटी है और ये क्या है ये इनिशियल मोमेंटम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ये इनिशियल वेलोसिटी है तो फाइनल मोमेंटम इक्वल टू क्या हो गया इनिशियल मोमेंटम।
तो यहाँ पे आता है कि डिफाइन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड प्रूफ इट्स मैथमेटिकली। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिफाइन कर देना और ये मैथमेटिकली प्रूफ कर देना है। इसका एप्लीकेशन यानी इसका यूज कहाँ पे आता है, तो यहाँ पे इन इट दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन जेट प्लेन। यानी पूछता है कि जो जेट प्लेन होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। क्योंकि उसके पीछे जो फ्यूल के द्वारा जो स्मोक होता है, या स्मोक तुम्हारा पीछे क्यों निकलता है, यानी प्लेन के द्वारा जो फोर्स लगता है उसके कारण स्मोक पीछे आता है। तो स्मोक भी प्लेन पे फोर्स लगाता है, तो इसलिए प्लेन तुम्हारा क्या होता है, आगे की ओर जाता है। तो पूछेगा कि प्लेन किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो यानी जेट प्लेन किस पे काम करता है, तो याद रखना कि ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे काम करता है। अब यहाँ पे इस पे न्यूमेरिकल कैसे आएगा कि जैसे ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूव विथ वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड if mass of gun is 2 kg, तो find required velocity of gun। तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक बुलेट है जिसका यानी यहाँ पे एक बुलेट है और यहाँ पे एक गन है। तो बुलेट का मास क्या है, 10 ग्राम है। तो 10 बाई क्या हो जाएगा, 1000 kg। और वेलोसिटी क्या है, इसके लिए यू है 2200 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे जो मास है वो तुम्हारा क्या है, 2 kg है। यहाँ पे क्या करना है, वेलोसिटी निकालना है। तो याद रखना इसका जो मोमेंटम हो गया इनिशियल मोमेंटम, इसके मोमेंटम के, तो इसका मोमेंटम क्या आ जाएगा, 10 बाई 1000 इंटू 200 और यहाँ पे 2 इंटू v। तो 200 5 जा 5 2 जा 2 से ये कैंसिल। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। बट याद रखना कि जो बुलेट अगर आगे की ओर जा रहा है तो गन क्या होगा, पीछे की ओर आएगा ना। तो उस कंडीशन में अगर रिक्वायर्ड वेलोसिटी यानी पीछे की ओर जाने का मतलब रिक्वायर्ड वेलोसिटी होता है, तो क्या होगा -1 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर प्लस आ रहा है तो उसको क्या कर देना, माइनस कर देना। क्योंकि बुलेट अगर आगे की ओर जा रहा है तो गन क्या हो रहा है, पीछे की ओर आ रहा है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए वो प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। अब यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे अगर यहाँ पे दो बॉडी है ए और बी, इसका जो मास है वो क्या है, मान लो यहाँ पे 20 kg का है और जो वेलोसिटी है वो तुम्हारा 40 मीटर पर सेकेंड है। इसका जो मास है वो 50 kg है और जो वेलोसिटी है इसका वो 10 मीटर पर सेकेंड है। अब दोनों में कोलिजन हुआ, दोनों आपस में आके मिल गया, तो उस कंडीशन में इसका वेलोसिटी क्या होगा, तो उसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करेंगे तो क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम इक्वल क्या होगा, फाइनल मोमेंटम के तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी। तो 20 इंटू 30 और यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो 50 इंटू 10। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, तो दोनों का मास
तो मास क्या होगा 20 प्लस 50 और इंटू भी, अब इससे जो भी आएगा वही क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखें, यानी फर्स्ट और सेकेंड वीडियो को देखें, जो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है वो तुम्हारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब इन दोनों वीडियो को देखना, कोई भी साइड बुक लेके सेल्फ स्टडी करना, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पे सेंड कर देना और इसका सॉल्यूशन तुम लोग को मिल जाएगा। बट ये याद रखना कि कोई भी फिजिक्स है तो उसमें अधिक से अधिक न्यूमेरिकल टच करो, यानी अधिक से अधिक न्यूमेरिकल को सॉल्व करो। और केमिस्ट्री है तो उसमें अधिक से अधिक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और तुम्हारा उसका इक्वेशन जो होता है उस पर अधिक फोकस करो, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो केमिस्ट्री में तुम्हारा इक्वेशन से मोस्टली क्वेश्चन आता है और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से। और यहाँ पे जो फिजिक्स है उसमें तुम्हारा क्या होता है, न्यूमेरिकल पोर्शन से आता है। तो यहाँ पे जो रेस्ट एंड मोशन है या फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है, उन दोनों का न्यूमेरिकल सॉल्व करना, वीडियो देख के ऑलमोस्ट ऑल न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। जिस न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो रहा है उसको कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, उसका एक नया वीडियो बना के और उसमें उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। थैंक्स।